नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? जगदीप धनखड़ के जाने के बाद से ये सवाल बरकरार है। अब दो उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। एनडीए ने पहले ही सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था और अब विपक्ष ने भी अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है, बी सुदर्शन रेड्डी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया बतौर विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर। पहली नजर में कैसा आपको ये ऐलान लग रहा है और बी सुदर्शन रेड्डी एक उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति के लिए आप कैसी चुनौती देख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन के सामने? देखिए, कुल मिलाकर अभी तक तो हम ये देखते थे कि मोदी जी चौंकाते हैं। आज कांग्रेस ने या विपक्ष ने चौंका दिया, क्योंकि नाम चल रहा था तुषार गांधी का, नाम चल रहा था इसरो के पूर्व चेयरमैन अन्नादुरई का, जिनको पद्मश्री मिला है, चंद्रयान-1 चंद्रयान-2 से जुड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन साहब का नाम संयुक्त रूप से विपक्ष ने सामने रखा है, तो कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। अब ये तय हो गया है कि जो भी अगला उपराष्ट्रपति होगा देश का, वो दक्षिण भारत का होगा। अब तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले एक तरह से राधाकृष्णन होंगे या फिर सुदर्शन रेड्डी होंगे, ये तो चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सुदर्शन रेड्डी एक कमजोर उम्मीदवार लगते हैं इस रूप में, क्योंकि वैसे भी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो एनडीए का उम्मीदवार है वो बेहतर स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष प्रतीक की लड़ाई लड़ना चाहता था। विपक्ष का इरादा ये था कि एक कॉमन मैन को सामने रखें, एक पब्लिक फिगर को सामने रखें। जज साहब बड़े माननीय होते हैं, लेकिन कॉमन मैन, पब्लिक फिगर उस रूप में होते नहीं है। अब अगर अन्नादुरई का नाम प्रपोज किया जाता तो वो चंद्रयान से जुड़े हुए, फिर स्पेस के जो मून वाला मिशन था उससे जुड़े हुए, तो एक अलग प्रभाव पड़ता। और फिर तमिलनाडु से राधाकृष्णन है, अगर अन्नादुरई भी तमिलनाडु से होते तो डीएमके पर भी एक तरह सा नैतिक दबाव पड़ता कि वो अपने कैंडिडेट का समर्थन करने के लिए विवश हो जाते एक तरह से। अब मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना से रेड्डी हैं, रेड्डी वो राधाकृष्णन ओबीसी के हैं, रेड्डी हैं, सवर्ण जाति के हैं। ये क्या सोचकर नाम प्रपोज किया, ये तो मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। आप ही कह एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के सामने विपक्ष ने अपना जो उम्मीदवार उतारा है बी सुदर्शन रेड्डी को, वो एक कमजोर उम्मीदवार उतारा है। इसके पीछे क्या वजह ऐसी मान रहे हैं आप कि आप उन्हें कमजोर उम्मीदवार बता रहे हैं? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के वो जज रह चुके हैं, गुवाहाटी के वो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, एक लंबा उनका अदालती करियर रहा है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें विजय जी, तो इंडिया ब्लॉक में एकजुटता नजर आई है एसआईआर के बाद वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर। तो ये अपने आप में विपक्ष के लिए भी एक बड़ी बात है कि एक एसआईआर के बाद एक दूसरा बड़ा ऐलान जो किया गया है विपक्ष की ओर से, वो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर को लेकर किया गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो उनके साथ में इंडिया ब्लॉक के टॉप मोस्ट लीडर्स नजर आए। देखिए, मैं आपकी किसी भी बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं। जो सुदर्शन रेड्डी है, उनकी क्रेडेंशियल्स को लेकर मेरे मन में कोई भी मन में किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि आप प्रतीक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक कि 22-23 लोग क्रॉस वोटिंग नहीं करें तब तक आपका उम्मीदवार जीत नहीं सकता। तो ऐसे में एक तरफ जब राहुल गांधी से लेकर विपक्षी पार्टियां ओबीसी, दलित समाज, महिलाएं, आदिवासी के संघर्ष की बात करती हैं, तो उस कैटेगरी का कोई शख्स होता तो प्रतीक की लड़ाई को और मजबूत किया जा सकता था। कोई दलित होता,
जैसे अन्नादुराई हैं, तो कुछ नए तरीके से सामने चीजें रखी जा सकती थी। लेकिन उस हिसाब से मुझे लगता है कि राधा कृष्णन वैचारिक स्तर पर भी मुझे लगता है कि थोड़े शायद पिछड़ गए विपक्षी पार्टी के नेता सुदर्शन रेड्डी को मनोनीत करके। अपनी तरफ से, मनोनीत से मेरा मतलब है कि अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति पद का संयुक्त उम्मीदवार घोषित करके। अब इसके पीछे किसकी बुद्धि काम आई है, क्या स्ट्रेटजी है, इस बहाने क्या साधना चाहते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुवाहाटी के वो हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस रहे तो असम के सांसद इधर चले जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस हिसाब से मेरा इतना सा कहना था कि पहली नजर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने एनडीए को इस मामले में एक तरह से वॉकओवर दे दिया है। तो विजय जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि क्रेडेंशियल्स पर आपको कोई संदेह नहीं है बी सुदर्शन रेड्डी के, लेकिन अगर आप ओवरऑल इस पूरे कैंडिडेचर को एनालिसिस करते हैं तो आप ये मान रहे हैं कि वॉकओवर दे दिया है इंडिया ने एनडीए को। क्या ये वजह है कि जो सीपी राधाकृष्णन है उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो आरएसएस से जुड़े रहे, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव, सक्रिय नजर आते हैं, और अभी मौजूदा स्थिति में एनडीए जाहिर तौर पर अंक गणित के मामले में भी मजबूत है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो कवर दे दिया है कि ऐसे व्यक्ति के नाम को आगे कर जो अदालत से जुड़े रहे हैं, जो वकालत से जुड़े रहे हैं? देखिए, राधा कृष्णन की जगह कोई और भी होता बीजेपी का, एनडीए का उम्मीदवार, तो उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती, क्योंकि अंकगणित के हिसाब से देखा जाए तो मोटे तौर पर रफली 391 सांसदों का वोट चाहिए अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। एनडीए के पास इस समय 425 के आसपास है, रफली बात, रफली बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा। और विपक्ष के खाते में करीब 370 375 हैं। तो ऐसे में अगर मुकाबला, और ऐसे में तमिलनाडु से राधाकृष्णन है, 39 लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की, वो राज्यसभा की भी अच्छी खासी सीटें हैं, जिन पर अधिकांश पर डीएमके का कब्जा है। तो डीएमके पर भी एक नैतिक दबाव है। डीएमके की नज़र में ये जो राधाकृष्णन जी हैं, इनको ये राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी कहते रहे हैं। तो ऐसे में वो थोड़ा सा बैकफुट पर वो डीएमके आ सकती है या नहीं आएगी, ये मुझे अभी दिखता नहीं है। लेकिन अगर एक लड़ाई ऐसी होती कि देखिए, हम एक कॉमन आदमी को दे रहे हैं, समाज से जुड़े हुए आदमी को सामने रख रहे हैं, कुछ नहीं तो कोई महिला को ही सामने रख देते, कोई आदिवासी महिला को ही सामने ले आते, तो उससे कम से कम ये तो लगता कि आप सामाजिक न्याय को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी ओबीसी को लेकर, दलितों को लेकर बात कर रहे हैं, और उस समुदाय का कोई व्यक्ति आपको मिलता नहीं है उपराष्ट्रपति पद के लिए। रेड्डी तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। कुल मिलाकर ये कुलीन घराने से हैं, इनका संबंध सवर्ण जाति से आते हैं। और जो राधाकृष्णन है वो ओबीसी हैं, दलित हैं, माफ कीजिएगा, ओबीसी हैं। तो अन्नादुराई दलित हैं। तो अन्नादुराई का नाम अगर होता तो चंद्रायन से जुड़े हुए तमाम चीजें, तो एक ऑप्टिक्स है, ये पॉलिटिक्स की जो ऑप्टिक्स है, उसमें कहीं ना कहीं उस खेल में मुझे लगता है एनडीए के मुकाबले इंडिया पिछड़ गया है। ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं, मतलब ये एक तस्वीर जो है वो पहले से बन रही थी कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो भी कैंडिडेट का नाम आएगा वो कैंडिडेट पॉलिटिकल उसका बैकग्राउंड नहीं होगा, कोई नॉन पॉलिटिकल फिगर को इंडिया ब्लॉक की तरफ से आगे किया जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर इसरो के जो साइंटिस्ट थे अन्नादुराई, अगर उनका नाम आगे करते तो शायद एक एडवांटेज मिल सकता था इंडिया ब्लॉक को। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई लड़ी जा रही है इंडिया ब्लॉक की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें वो संविधान बचाओ की बात करते हैं, जिसमें वो लगातार संविधान की किताब हाथ में रखकर अपने तमाम प्रोटेस्ट में नजर आते हैं, उस लड़ाई के दौरान जब एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को
इंडिया ब्लॉक अपने उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाता है, तो आपको नहीं लगता कि शायद एक तरीके से ये भी एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये नाम लिया गया है? अब देखिए, कोई तो तैयारी की होगी, हम क्यों अंडरमाइन करके चलें संयुक्त विपक्ष की सामूहिक बुद्धिमानी को लेकर। कुछ ना कुछ सोचकर नाम रखा गया होगा, नाम का चयन किया गया होगा। अब वो सवर्ण जाति के हैं तो क्या उनको लगा होगा कि क्रॉस वोटिंग इस बहाने कुछ कराई जा सकती है, या आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना का ही एक हिस्सा हुआ करता था, चंद्रबाबू नायडू और सुदर्शन रेड्डी के बीच में क्या संबंध है मुझे नहीं मालूम। क्या कोई संबंध है वो हमें आगे जाकर पता लगेगा, अगर है तो कुछ ना कुछ होमवर्क तो किया गया होगा। अब ये तो गेस वर्क है, लेकिन पहली नजर में नाम बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता, बस इतना सा कहना था मुझे। क्या आप नाम सुनकर इंडिया की तरफ से कि वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को अपना वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बना रहे हैं? नहीं, इस हिसाब से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हैरानी जरूर हुई, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर कुछ नाम घूम रहे थे वो ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनके बहाने आप राजनीति कर सकते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई दो राय नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इस बहाने राजनीति करना, इस बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करना, ये सब चीजें शायद अब उतनी नहीं हो पाएंगी जितना कि पहले लग रहा था कि हो जाएंगी अगर कैंडिडेट कोई दूसरा होता तो। ये तो देखिए, अब 9 उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा तब परिस्थिति साफ होगी। हालांकि अंगणित के लिहाज से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत बड़ी एडवांटेज है, एनडीए के पास एडवांटेज है, लेकिन इंडिया जो पूरा दमखम लगाकर ये दावा कर रहा है कि वो इस लड़ाई को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है, मुकाबला कांटे का हो सकता है। आपको लग रहा है कि मुकाबला कांटे का हो सकता है? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हमेशा से उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है होती रही है, थोड़े इधर थोड़े उधर जाते रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा है। और इस बार क्या होगा, और एनडीए ने भी कमर कस रखी होगी। कुल मिलाकर अगर इंडिया गठबंधन से क्रॉस वोटिंग हुई तो कोई बड़ी खबर नहीं होगी, लेकिन अगर एनडीए की तरफ से 3-4 भी क्रॉस वोटिंग हो गई तो फिर बड़ी खबर बन जाएगी अपने आप में, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है और फासला ठीक ठाक है। देखिए, 325 के आसपास मोटे तौर पर एनडीए के साथ हैं, और अगर समूचे विपक्ष को, यानी जनार्दन, ये जो जगन मोहन रेड्डी हैं, बीजू जनता दल जैसी पार्टियां हैं जो कभी इधर कभी उधर जाती रही हैं, इन सबको भी विपक्ष में जोड़ दिया जाए तो विपक्ष का टोटल 380 बैठता है। ऐसे में अगर 20 22 क्रॉस वोटिंग नहीं हुई एनडीए के लिए, यानी एनडीए के खिलाफ, तो एनडीए को कोई चिंता नहीं है, फिर उनका कैंडिडेट जीत जाएगा। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये समझाएं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वोटिंग कैसे होती है और कैसे देश को उपराष्ट्रपति मिलता है। देखिए, इसमें भारत का कोई भी नागरिक 35 साल से ऊपर का हो वो उम्मीदवार हो सकता है। उसको लोकसभा राज्यसभा में एक निश्चित एक संख्या में जो सांसद हैं उनका समर्थन पत्र चाहिए होता है। अब वो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, शायद 10 है या 20 है कुछ। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद, वो वोटिंग करते हैं। राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको भी वोटिंग में भाग लेने का अधिकार है। और जब वोटिंग होती है तो इसमें किसी तरह की व्हिप जारी नहीं होता है, यानी आपको अपना वोट आपके पोलिंग एजेंट को दिखाना नहीं है, एक तरह से गुप्त मतदान है। और प्रेफरेंस देनी पड़ती है, जैसे दो लोग खड़े हैं अभी, राधा कृष्णन और सुदर्शन रेड्डी, मान लीजिए कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं रहता, तो कोई भी जो वोटर होगा, जो सांसद होगा, उसमें वो टिक करेगा कि पहली प्रेफरेंस किसको है, दूसरी प्रेफरेंस किसको है। और पहली प्रेफरेंस के 51% वोट जिस कैंडिडेट को मिल जाएंगे वो विजेता घोषित किया जाएगा। आमतौर पर देखा गया है कि सुबह 10-11 बजे के आसपास पोलिंग शुरू होती है, 3-3:30 बजे पोलिंग खत्म हो जाती है, और शाम को 7-7:30 या उससे भी पहले नतीजा सामने आ जाता है।
तो मोटा मोटा इस तरह से देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। दोनों खेमों की तरफ से, एनडीए और इंडिया की तरफ से उनके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। अब ये देखना है कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, कौन बहुमत पाकर देश का नया उपराष्ट्रपति बनेगा। फिलहाल उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के नाम का ऐलान इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी उनके विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। विजय जी, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।